नमस्कार प्रिय दर्शकों, मेरा नाम है भुवनेश और आज की ये कहानी बीजेपी के उदय की है, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वर्तमान में बीजेपी के 18 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। एक समय था जब इस पार्टी के 1 से 2 सदस्य ही लोकसभा में पहुंचते थे। ये समय ही है दोस्तों, जो आज 2019 के चुनावों में पार्टी बहुमत से सरकार बनाने में सक्षम है। 2019 के चुनावों में बीजेपी के 303 लोकसभा सांसद प्रत्याशी जीते, जो लोकसभा की कुल सीट का 55% है। यही नहीं दोस्तों, भारत के 29 राज्यों में हर दूसरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आज वर्तमान में ये पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। 4 दशक पहले बनी ये पार्टी आज दुनिया के शिखर पर कैसे पहुंची, चलिए बतलाते हैं आपको आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और दुख तब होता है दोस्तों जब आप वीडियो को पूरा नहीं देखते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। इसीलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा 1950 में भारतीय जनसंघ के रूप में शुरू हुई, जो राष्ट्रीय सामाजिक समरसता और एकात्मता की मूल विचारधारा पर आधारित थी। परंतु इसे रूपरेखा 21 अक्टूबर 1951 को मिली, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहायता से भारतीय पार्टी की नींव रखी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री रह चुके थे, परंतु 1950 में हुए नेहरू लियाकत पैक्ट के विरोध में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं कि कांग्रेसी विचारधारा से निराश होकर इन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ की स्थापना की और भारतीय जनसंघ के संस्थापक और पहले अध्यक्ष बने। दोस्तों, कहते हैं कि भारतीय जनसंघ का उद्देश्य उस समय हिंदुओं के हितों की रक्षा करना और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों का विरोध करना और कांग्रेसी विचारधाराओं का विरोध करना था। इसके साथ ही जनसंघ की मांग थी कि जम्मू और कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से जोड़ दिया जाए। ये वो दौर था जब संपूर्ण भारत में कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। 1951 और 1952 में स्वतंत्र भारत के पहले चुनावों में जनसंघ केवल 3 सीटों पर ही सिमट गई, जिसके बाद ये पार्टी अपने संगठन को मजबूत कर ही रही थी कि अचानक डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का 1953 में आकस्मिक देहांत हो गया। कहते हैं कि श्यामा प्रसाद जी के देहांत के बाद भारतीय जनसंघ कमजोर हो चुका था। ऐसे में भारतीय जनसंघ की बागडोर संभाली आरएसएस के जाने माने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, जिन्होंने ग्राउंड लेवल से भारतीय जनसंघ को मजबूती प्रदान की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने 1967 तक भारतीय जनसंघ के जनरल सेक्रेटरी के रूप में बागडोर संभाली। कहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही भविष्य में जन्मी भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक नींव रख दी थी। कहते हैं कि 1967 के आम चुनावों में भारतीय जनसंघ को 35 सीटों पर जीत मिली। कहते हैं कि इन 35 सीटों ने भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश और आत्मविश्वास भर दिया था। 35 सीटों के साथ ही यह पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी। कहते हैं कि इसके बाद राज्य स्तरीय विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनसंघ कार्य करने लगी और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर गठजोड़ से सरकार भी बनाई। भारतीय जनसंघ ने उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों को समर्थन देकर सरकार बनाई। इस सफलता से अब पार्टी के दफ्तर भी खुलने लगे थे। कहते हैं कि यह वही साल था जब युवा नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भी जनसंघ में शामिल हो चुके थे। 1968 में उपाध्याय जी के बाद अटल जी ने जनसंघ की बागडोर संभाली। इस दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड का गठन, गौ हत्या पर प्रतिबंध और जम्मू कश्मीर के विशेषाधिकार को खत्म करना ही इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य था।
कहते हैं कि इन मुद्दों पर हिंदुस्तान में जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। इसी कड़ी में 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। इंदिरा गांधी के इस फैसले को लेकर सभी गैर कांग्रेसी पार्टियां एकजुट होकर आंदोलन करने लगी। ऐसे में कांग्रेस सरकार ने इन हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया। 1977 को जब देश से इमरजेंसी को हटाया गया तो देश में फ्रेश इलेक्शन करवाए गए तो भारतीय जनसंघ ने कुछ अन्य पार्टियां जैसे सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस और भारतीय लोकदल के साथ मिलकर जनता पार्टी यानी जेपी की स्थापना की। परिस्थितियों की वजह से इन पार्टियों के एकजुट होने का एक ही कारण था, इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी को हटाकर सत्ता में बेदखल करना। सभी को लग रहा था कि कांग्रेस फिर से सत्ता में आएगी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। देश में कांग्रेस पहली बार सत्ता के बाहर थी और जनता पार्टी की सरकार गठजोड़ से बन चुकी थी। इस नई नवेली पार्टी ने मोरारजी देसाई को अपना प्रधानमंत्री घोषित किया। इन चुनावों में जनसंघ को 93 सीटें मिली थी, जिस वजह से जनसंघ के मुख्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को मोरारजी देसाई की इस सरकार में विदेश मंत्री बनाया गया। ऐसे गठजोड़ से बनी ये सरकार आपसी तालमेल न बिठाने की वजह से भारतीय जनसंघ में एक दल अलग हो गया, जिसने जनता पार्टी सेक्युलर की स्थापना की, जिस कारण मोरारजी देसाई की ये मिली जुली सरकार अविश्वास प्रस्ताव की वजह से गिर गई। 1980 के चुनावों में जनता पार्टी को सिर्फ 31 सीटें ही मिल सकी। अपनी इस हार की विवेचना करने के लिए एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सदस्यों को ये समझाया गया कि सभी सदस्यों को अपनी ड्यूल मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। यानी जनसंघ के मेंबर के पास दो ही रास्ते थे, या तो जनता पार्टी को चुने या आरएसएस को। ऐसे में जनसंघ ने जनता पार्टी का साथ छोड़कर जनता पार्टी से अलग होकर आरएसएस के सदस्य रहे सदस्यों ने 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया, जो आने वाले समय में भारतीय राजनीति पर अपना परचम लहराने वाली थी। आने वाले समय में बीजेपी सभी क्षेत्रीय पार्टियों को मटियामेट करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में विराजमान होने वाली थी। कैसे बीजेपी ने सत्ता में वापसी की, चलिए आपको बतलाते हैं। राइज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। हालांकि बीजेपी एक नई राजनीतिक पार्टी के रूप में 1980 में प्रचलित हुई थी, परंतु इसकी नींव भारतीय जनसंघ के रूप में 1950 में रखी जा चुकी थी। बीजेपी के पहले अध्यक्ष अटल जी ही थे, परंतु इस पार्टी के सत्ता में आने में अनेक कठिनाइयां थी। जनसंघ के पास हिंदुत्व विचारधारा थी, परंतु बीजेपी अपनी विचारधारा को तय करने में असक्षम थी। तो ऐसे में लोग इस पार्टी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। और दूसरी ओर इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस को सिंपैथी मिली और 1984 के चुनावों में बीजेपी को 2 सीटें ही मिली, जिनमें ना तो अटल जी जीते और ना ही लाल कृष्ण आडवाणी। इनमें एक थी गुजरात की मेहसाणा सीट, जिनमें बीजेपी के ए.के. पटेल ने बाजी मारी थी, और दूसरी ओर आंध्र प्रदेश हामकोड़ा सीट से बीजेपी के चंदू पाटिया जंगा रेड्डी ने जीत का परचम लहराया। यह वो 2 सीटें थी जो 1984 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी की इस शर्मनाक हार को देखते हुए लाल कृष्ण आडवाणी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया और ये अटल जी के साथ पार्टी को मजबूती प्रदान करने लगे। इन्होंने जनसंघ और जनता पार्टी की ही हिंदुत्व वाली विचारधारा को अपनाया। कहते हैं कि 1980 के शुरुआत में ही विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन शुरू किया। कहते हैं कि हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी बीजेपी ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया और आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। यही कारण था कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दे हाईलाइट हुए और यही कारण था कि अस्तित्व समाप्ति की ओर जा रही बीजेपी में एक अलग उमंग और जोश आ गया। इन मुद्दों के लिए चलाए गए मुहिम को लेकर लोग बीजेपी को सपोर्ट करने लगे। यही कारण था कि 1982 में 2 सीटों पर सिमटी बीजेपी 1990 के चुनावों में 86 सीटों पर जीती और वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को समर्थन दिया। इस सफलता के बाद सितंबर 1990 में आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के समर्थन में सोमनाथ से अयोध्या तक एक भव्य रथ यात्रा की शुरुआत की। कहते हैं कि इस यात्रा में बहुत से हिंदू शामिल हुए क्योंकि यह धार्मिक भ्रामक और मुस्लिम विरोधी यात्रा थी। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री
लालू प्रसाद यादव जी थे, जिनके आदेश पर आडवाणी को निवारक हिरासत में रखा गया। कहते हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद भी बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या में एकजुट हुए और कुछ धार्मिक स्वयंसेवकों ने मस्जिद पर हमला भी किया। कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे, जिनको भारतीय सैन्य बल ने शांत किया। इसमें कई हिंदू स्वयंसेवक मारे गए। हिंदुओं की मौत का बदला लेने के लिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए, जिससे हुआ यह कि बीजेपी ने वीपी सिंह की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और वीपी सिंह की सरकार केंद्र में गिर गई और फिर से आम चुनाव हुए। इन चुनावों में बीजेपी को 120 से ज्यादा सीटों में जीत हासिल हुई। साथ ही में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी की सरकार बहुमत से आई। कहते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को आरएसएस और उसके सहयोगियों ने मस्जिद स्थल पर 1 लाख से अधिक विश्व हिंदू परिषद के सदस्य और भाजपा कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए एक विशाल रैली का आयोजन किया। रैली एक इनमादी हमले में बदल गई, जो मस्जिद के विध्वंस होने के साथ खत्म हुई। अगले कुछ हफ्तों में हिंदू मुसलमानों के बीच हिंसा की लहरें भड़कने लगी, जिसमें 2000 से अधिक लोग मारे गए। इस घटना के बाद सरकार ने विश्व हिंदू परिषद पर प्रतिबंध लगा दिया और भड़काऊ भाषण देने और भीड़ को उकसाने के लिए आडवाणी सहित कई नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि यही कारण था कि 1991 के संसदीय चुनावों में भाजपा ने 161 लोकसभा सीटें जीती। वाजपेयी ने गठजोड़ से सरकार बनाई और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, लेकिन वाजपेयी की ये सरकार 13 दिनों तक ही चल पाई और 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए। भाजपा ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए नामक गठबंधन से नेतृत्व करते हुए चुनाव लड़ा, जिनमें समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना जैसे विभिन्न दलों का समर्थन बीजेपी को था। ये वो दौर था दोस्तों जब कांग्रेस को हराने के लिए गठजोड़ से सरकार बनानी पड़ती थी। कहते हैं कि वाजपेयी 1998 के मध्यावधि चुनावों में गठजोड़ से फिर से प्रधानमंत्री के रूप में लौटे, परंतु ये सरकार भी कुछ ही दिनों की मेहमान थी, क्योंकि मई 1999 में गठबंधन टूट गया, जब अन्ना द्रमुक नेता जयललिता ने अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर से देश में चुनाव हुए। 13 अक्टूबर 1999 को जयललिता की पार्टी AIADMK के बिना एनडीए ने संसद में 303 सीटें जीती और इस तरह पूर्ण बहुमत हासिल किया। यह चुनाव इसीलिए खास थे क्योंकि इन चुनावों में अब तक की सबसे अधिक 183 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके थे और आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री भी बनाए गए। यह एनडीए सरकार पूरे 5 सालों तक चली। इस सरकार के नीतिगत एजेंडे में रक्षा और आतंक पर अधिक आक्रामक रुख और नव उदारवादी आर्थिक नीतियां शामिल थी। अटल जी की इस सरकार में ही भारत ने कारगिल जैसे युद्धों को जीता था। अटल जी की दूरदर्शिता और बेहतर आर्थिक नीतियों को देखकर लग रहा था कि अटल की सरकार 2004 में फिर से आएगी, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। 2004 के चुनावों में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की और डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री बने। इन चुनावों में बीजेपी का ग्राफ नीचे की ओर गिरा। बीजेपी 138 सीटों पर सिमटी, परंतु बीजेपी सत्ता में वापसी के प्रयत्न कर रही थी। कांग्रेस ने गठजोड़ से सरकार बनाई। कांग्रेस को इन चुनावों में 145 सीटें मिली। कांग्रेस की ये सरकार 5 वर्षों तक चली, जिसके बाद वर्ष 2009 में 15वीं लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी की अगुवाई लाल कृष्ण आडवाणी कर रहे थे। 2009 के चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, क्योंकि बीजेपी 116 सीटों पर ही जीत सकी थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। इन चुनावों में भी कांग्रेस ने गठजोड़ से सरकार बनाई, क्योंकि कांग्रेस को 206 सीटों पर ही जीत मिली थी और सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। कांग्रेस की ये सरकार पूरे 5 वर्षों तक चली। इसके बाद साल आया 2014 का, जब बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। बीजेपी को इन चुनावों में 282 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी हार देखनी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस केवल 44 सीटों पर ही जीत सकी थी। बीजेपी और अन्य दलों के बीजेपी को समर्थन से एनडीए 336 सीटों पर जीती, जबकि यूपीए 59 सीटों पर ही सिमट चुकी थी। 2014 के इन चुनावों में
जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ली। मोदी की ये सरकार आज 2024 में भी सत्ता में है, क्योंकि 2019 के चुनावों में भी जनता ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया। बीजेपी ने इस बार 303 सीटों पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। 2014 के बाद देश में मोदी की लोकप्रियता बढ़ती गई। यही कारण है कि 2014 से मोदी की ये सरकार आज तक सत्ता में बनी हुई है। दोस्तों, ये था बीजेपी के राइज एंड फॉल का वीडियो। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें।